नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संडे यानी फंडे और संडे के दिन, छुट्टी का दिन, आज एक बार फिर मैं आपके सामने लाइव हाजिर हूं। आप सबका स्वागत है। कई लोग इस लाइव का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश होना है। चलिए अब आते हैं अब तक के सबसे बड़े घोटाले पर, जो कि है 30 लाख करोड़ का। कितने का? 30 लाख करोड़। CWG कितने का था? 1.7 लाख करोड़ का। 2G कितने का था? 2 लाख करोड़ का। जितने भी जी हुए, जीजा जी वीजा जी, ये सब कुछ लाख करोड़ में थे। तो जो हुआ कोयला घोटाला हुआ, 5 लाख करोड़ का हुआ। इसके बाद एक थोरियम घोटाला भी था, जो शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। एक थोरियम घोटाला हुआ देश के अंदर 11 लाख करोड़ का, जो कि पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में कहीं भी नहीं आया। थोरियम घोटाले के बाद में वो सबसे बड़ा घोटाला था अभी तक जो नज़र में आया। अभी जो नया घोटाला है, जिसको कि ये बहुत टेक्निकल घोटाला है, ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे चोरी कर लिए और या मतलब कोई किसी प्रकार से पैसा सीधे सीधे उठा लिया, ऐसा नहीं। बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड। मनमोहन सिंह जी ने संसद में कहा था, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड लूट, नोटबंदी को। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट शब्द जो है ना, वो उन्हीं की डिक्शनरी में से आया है। हम जैसे होते हैं, जो होते हैं, हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। तो क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड लूट करवाई थी, या वो उसमें शामिल रहे थे, जो भी हो, उनको ये मालूम है कि ऑर्गेनाइज्ड लूट होती है। हमको तो नहीं मालूम, उनको कैसे मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस ऑर्गेनाइज्ड लूट को सामने देखा और करवाया। कैसे करवाया, अब मैं बताता हूं। भारत पूरे विश्व में एक ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी है, सबको मालूम होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा होता है, बिलियंस में होता है, बिलियन डॉलर्स में। तो हमारी शुरू से जो इकोनॉमी रही है, ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी रही है। और इस ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी की वजह से पूरे विश्व में हम विख्यात हैं कि हमारी ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी, यानी हम हमेशा नुकसान वाले लोग हैं। आप सबको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि रुपया, जो आर और आप वो साइन देखते हैं, रुपया विश्व की सबसे अंडर वैल्यूड करेंसी है। करेंसी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सबसे अंडर वैल्यूड है। और डॉलर ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसके बावजूद रुपया कभी ऊपर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? इसी ट्रेड डेफिसिट की वजह। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या कि आप व्यापार कर रहे हो। एक मिनट को ऐसा समझ लेते हैं, भारत मतलब आप हो। अब जब मैं भारत बोलूंगा तो आप अपने आप को समझना। और आप समझिएगा किस तरह से। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? आप व्यापार कर रहे हो और आप नुकसान करते चले जा रहे हो। अब आपकी जबान की वैल्यू कम हो गई, यानी रुपया क्या है? एक जबान ही तो है। 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, है ना। 500 रुपए, 1000 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो वो जो जबान है, उसकी कीमत कम हो जाएगी। जब मालूम है ना सबको, मार्केट के अंदर जितने बिजनेसमैन होंगे उनकी मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। जब सबको मालूम है कि इनकी तो ये तो लगातार लॉस में जा रहे, तो इनकी जबान की वैल्यू कम हो जाएगी। आप ऑर्डर देंगे ना, 2 लाख रुपए का माल भेज दो, तो 1 लाख का आदमी माल भेजेगा। तो ये क्या हुआ? आपकी जबान डी वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से रुपया भी डी वैल्यू हो जाता है जब आपका ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ होता है। मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मुद्दा है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, बड़ा टिपिकल हो जाता है। इसलिए बहुत सरल भाषा में करने का प्रयास कर रहा हूं। 2004 में जब वाजपेयी सरकार गई, तो पहली बार 25 साल, 30 साल, 40 साल में पहली बार सरप्लस छोड़ के गई थी। जी हां, 22 बिलियन डॉलर का सरप्लस छोड़ के गई थी वाजपेयी सरकार। 2004 में जब इनको चाबी हैंडओवर करी थी खजाने की, तब 22,000 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस यानी जमा छोड़ के गई थी। इससे पहले इन्हें जो मिला था, उधार मिला था, डेफिसिट मिला था। तो इनकी सरकार ने जो 5 साल में 22 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस दिया, फायदा कमा के दिया। मतलब घाटे में थी दुकान, भारत एक दुकान मान लेते हैं। माफी चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग एकदम से उत्तेजित ना हो, लेकिन समझाने का इससे अच्छा कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो एक दुकान जो नुकसान में थी, उसे फायदे में लाए 5 साल में, और चाबी हैंडओवर करी कि लीजिए साहब, 22 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। और ये वाली बात को कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, पी चिदम्बरम साहब ने बजट स्पीच में इसको बाकायदा माना था। उनके शब्द बताता हूं जो उन्होंने कोट किया था बजट स्पीच में। संसद के अंदर उन्होंने जो भाषण दिया था, उसमें कहा था, द इकोनॉमिक फंडामेंटल अपीयर स्ट्रांग, द इकोनॉमिक फंडामेंटल अपीयर स्ट्रांग एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट। यानी हमारे को जो पेमेंट्स करने हैं उसका बैलेंस हमारे पास में रोबस्ट है, इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है। इतनी इकोनॉमी रोबस्ट करके गए थे सर। 10 साल में ऐसा कौन सा कर दिया
कि सब इतनी निराशावादी हो गई कि सब बिल्कुल बर्बाद ही हो गए, किसी को समझ में नहीं आता था। देखते हैं क्या किया इन्होंने, आगे चलते हैं। अब ऐसे में रोबस्ट कब हुई, जब ये 5 साल जब इन्होंने शासन किया वाजपेयी सरकार ने यानी एनडीए ने, तब ऑयल की कीमत, हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ऑयल का है। ऑयल की कीमत डबल हो गई थी, डबल हो गई थी मार्केट में। उसके बावजूद 22 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस छोड़ के गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी बीजेपी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, ये लोग टैक्सेस बहुत लगा देते हैं। सर उस टैक्सेस का नतीजा है कि 22 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस छोड़ के गए थे। जरा पीछे 25-30 साल में बताइएगा सरप्लस कब था। मैं सबको चैलेंज करता हूं, जो कांग्रेसी भी देख रहे होंगे, प्लीज बताइएगा, डेटा निकालिए, आपके पास में डेटा है, नेट के ऊपर सब जगह अवेलेबल है। नहीं मालूम आपको, मैं बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, वहां सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वहां जाकर भी ढूंढ लीजिएगा। डेटा आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा मैं कहां गलत बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये होगा ना कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। जो भी मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, ये भारत सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है, जो वहां मैंने वहां से निकाले, और बहुत अलग अलग वेबसाइट से निकाले। इसलिए लिंक, कल किसी ने बोला एक लिंक दे दीजिए, लिंक देना इसलिए संभव नहीं है सर, 100-150 लिंक्स हो जाएंगी, कहां तक मैं आपको लिंक दूंगा और कहां तक आप पढ़ेंगे, इसलिए संभव नहीं। बहुत सारी जगह से डेटा निकाला है, ठीक है। अभी जब यूपीए का 10 साल, यानी 22 बिलियन यूएस डॉलर के सरप्लस में हमने आपको चाबी दी, राइट, ये दुकान नुकसान में थी, मैंने फायदे में करके 5 साल बाद आपको दे दी। यूपीए का 10 साल का शासन चलता है, 10 साल के शासनकाल में करंट अकाउंट डेफिसिट 339 बिलियन डॉलर्स के डेफिसिट में आता है, नुकसान में आता है। यानी जो चाबी मैंने 22 बिलियन डॉलर के फायदे में पकड़ाई थी, उसे आपने 339 बिलियन डॉलर्स के नुकसान में खड़ा कर दिया। 22 बिलियन डॉलर का फायदा और 339, 10 गुने से भी ज्यादा सर, 15 गुना 18 गुना आपने नुकसान कर दिया। अभी नुकसान आखिर कैसे हो गया, मैंने तो फायदे में दुकान दी थी, तो नुकसान कैसे हो गया। इस नुकसान को समझने का आज ये प्रयास है कि आखिर ये नुकसान हुआ कैसे। ये रुपया जो 30 रुपए पे था, ये 68 रुपीज पे कैसे पहुंचा, ये आप सबको समझने की जरूरत है। और ये अगर आपने समझ लिया तो देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके लेवल से काम शुरू हो जाएगा। नीचे लेवल से जब काम शुरू होगा ना, हमारे और आपके लेवल से, तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए समय खराब नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं। अब ये जो नुकसान हुआ 39 बिलियन डॉलर्स का, इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये नुकसान क्यों हुआ। यूपीए के शासनकाल में 10 साल में कैपिटल गुड्स इंपोर्ट जो है वो 587 बिलियन डॉलर्स का था। 587 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर। जबकि एनडीए के शासनकाल में कैपिटल गुड्स इंपोर्ट सिर्फ 10 बिलियन डॉलर पर साल का था, पर ईयर का। तो यदि एनडीए का शासन को हम ले लेते हैं तो ये तो 100 बिलियन ही होना चाहिए, 10 इंटू 10 100 बिलियन। तो ये 587 बिलियन कैसे हो गया, ये 6 गुना कैसे हो गया, ये अचानक से ऐसा। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट क्या होता है, अभी ये समझ लें। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट यानी मशीनरी का इंपोर्ट जो हम लगाएंगे इंडस्ट्रीज के लिए, दैट इज कैपिटल गुड्स, ठीक है। जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती है जो लग गई और सालों साल चलने वाली है, वो कैपिटल गुड्स हो गई। तो ये कैपिटल गुड्स में क्या आया, टर्बाइंस आ गई, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई, ये सारा है। 587 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया, यानी टर्बाइंस किसने करी, मैं नाम भी बोल देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टर्बाइंस ली। कौन सी टर्बाइंस ली, वो टर्बाइंस ली जो यहां बीएचईएल ऑलरेडी बना रहा था, जो यहां एलएनटी बना रहा था, लेकिन वो उन्होंने चाइना से ली। एलएनटी और बीएचईएल जो भारत में टर्बाइंस बना रहा, उनकी जो उम्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो 20 ईयर्स है, 20 साल है। जबकि चाइना से जो इंपोर्ट की गई है उनकी लाइफ साइकिल 10 साल है। फिर भी वहां से इंपोर्ट किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने इनको उधार में माल दिया और 1% सालाना इंटरेस्ट पर दिया। तो क्या चाइना मूर्ख था, उसने ऐसा किया। अभी क्या किया चाइना ने, ये भी समझिए। आपको 587 बिलियन की आपने खरीदारी कर ली, आपकी जेब खाली हो गई, आप पर नुकसान आप कर बैठे 339 बिलियन डॉलर्स का, टोटल उधारी में आपकी दुकान चल रही है। अभी इन्होंने क्या किया है, पॉकेट तो खाली हो गई, अब चाहिए भाई जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करना, तो क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, एनआरआईज के एफडीज बॉन्ड्स ये निकाले और एनआरआई से पैसा ले लिया और अपने जमा कर लिया, तो मेरी पॉकेट में पैसा आ गया। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, दुनिया को मालूम था कि जो आपकी पॉकेट में पैसा वो आपका नहीं है, ये एनआरआईज का पैसा आपको कभी ना कभी तो वापस देना था। तो ये क्या था, डिपॉजिट नहीं था, ये उधार लिया था आपने, जो आपको ब्याज समेत वापस करना था। तो दुनिया को ये मालूम था कि आपकी जेब में पॉकेट में पैसा तो दिख रहा है लेकिन वो आपका नहीं है। तो
रुपया जो है डी वैल्यू होता चला गया। ये पहला कारण था रुपये के डी वैल्यू होने का। पैसा आपके पास है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन वो एक भी आपका नहीं है, वो सारा एनआरआईज का जो वापस करना है, जो आने वाली सरकार के सिर पर पड़ने वाली है। इन्होंने तो जो गुड़ गोबर किया यूपीए 2 ने, वो आने वाली सरकार को, क्योंकि यूपीए 1 तो निकल गई पिछले जो पैसा कमाया हुआ था उससे, अब वो पैसा खत्म हो गया, अब यूपीए 2 चलाना है, तो इन्होंने तमाम डेट्स बॉन्ड्स इश्यू करके पैसा बाहर से ले लिया। अब वो पैसा वापस करना है, किसको करना है? 5-5 साल के बॉन्ड्स होते हैं ना सर, तो नई सरकार जो आएगी उसको करना है। मोदी साहब आपकी वाट लग गई, कुर्सी पे बैठते ही आपको तो पैसा देना है, लोग हाथ लेके खड़े हैं, लाओ साहब मेरा पैसा लाओ ब्याज समेत, तो वो पैसा कहां से दोगे? इसलिए रुपया डी वैल्यू हो, क्योंकि सबको मालूम था ये पैसा आपका नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, अभी हम बात कर रहे थे कि 587 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हुआ, जो मशीनरी इंपोर्ट हुई, जो टर्बाइंस इंपोर्ट हुई, बड़ा बड़ा जो सारा सामान इंपोर्ट हुआ, जबकि एनडीए शासनकाल में ये सिर्फ 10 बिलियन डॉलर था। अब इसको देखें एक बढ़ा कैसे। यूपीए शासनकाल में पहले साल में 25.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हुआ, यानी डबल हो गया, 10 बिलियन से 25 बिलियन, डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना। सेकंड ईयर में 38 बिलियन हो गया, थर्ड ईयर में 47 बिलियन डॉलर्स हो गया, फोर्थ ईयर में 72 बिलियन डॉलर हो गया, फिफ्थ ईयर में 66 बिलियन डॉलर हो गया, सिक्स्थ ईयर में 66 बिलियन डॉलर, सेवंथ ईयर में 79 बिलियन डॉलर्स, और एट्थ ईयर में 99 बिलियन डॉलर्स, और नाइन्थ ईयर में 91.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट का बिल था, जो आपने सामान खरीदा। अब इसका पैसा देना ना आपको, पैसा तो कंपनी दे रही है, आपने बोला रिलायंस दे रही है, रिलायंस नहीं दे रही सर, रिलायंस तो रुपयों में दे रही है, आपको पेमेंट करना है डॉलर्स में। तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपके पास था वो रिजर्व कम हो गया, ठीक है ना। जो आपने बॉन्ड से इधर उधर से जो एनआरआईज थे उनसे जो डॉलर्स में बॉन्ड लिए थे, उसका पैसा भी खर्च कर दिया आपने इसमें, क्योंकि रिलायंस ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया, तमाम लोगों ने जो खरीद लिया, जो खरीदारी हुई वो कहां से? उसी बटुए में से हुई ना, भारत सरकार के। तो वो बटुआ फिर से खाली हो गया, और इसलिए जब ये बटुआ खाली हो गया तो लास्ट में जब ये छोड़ के गए तो 339 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट छोड़ के गए। तो ये बटुए की कहानी है। आगे चलते हैं, अब इसमें घोटाला कहां है उस पर भी आएंगे। पहले जरा इसको समझ लें कि ये पूरा मैटर है क्या। अब जो उन्होंने पैसा लिया और पैसे को ताबड़तोड़ तरीके से खर्च किया, यानी हिंदी में कहावत है ना, उधार लो और घी पियो, तो वो किया यूपीए सरकार ने, उधार लिया और घी पिया मस्ती से, बोले सब कुछ चलने दो बढ़िया तरह से। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट जो 5 साल में था वो 79% बढ़ा, यूपीए 2 की बात कर रहा हूं, 79% बढ़ गया कैपिटल गुड्स इंपोर्ट, 79%। जबकि अगर इसको मॉनेटरी में कन्वर्ट करते हैं तो 6 गुना हो गया ये। तो ये कैसे हुआ? कैपिटल गुड्स 79% बढ़ा, कैपिटल गुड्स भी तो जो इंपोर्ट है वो 600% बढ़ना चाहिए था ना। यहां फिगर्स में ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। 79% कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ा 5 साल में, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ा यानी आपने फैक्ट्री लगाई, टर्बाइंस लगाई, तो पावर का जनरेशन करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, मशीन्स लगाओगे, तो क्या होगा? जब आप कोई चीज लेकर आ रहे हो, आप अपने घर में कोई मशीन लाए, तो क्या होगा? उससे प्रोडक्शन करोगे, रखोगे तो नहीं, आरती तो नहीं उतारोगे उसकी रोज अगरबत्ती से। जब प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इन 5 सालों में, पूरे 5 सालों में, यानी 10 साल पूरे में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 56% गिर गया। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ गया, खर्चा पूरा हो गया, जेब से बटुए से पैसा निकाल लिया, दुकान में पूरा पैसा लगा दिया कि साहब ये तो दुकान बहुत अच्छी चलेगी, आप ये पैसा लगाने दो। और हुआ क्या? उल्टा हो गया, दुकान तो चली नहीं, 56% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गया। ये इनका लेखा जोखा है। अर्थशास्त्री, मोदी जी इनको अनर्थशास्त्री बोलते हैं, मैं भी मानता हूं ये अनर्थशास्त्री है। आपको समझ में आ रहा है कितना डिफरेंस? 22 बिलियन डॉलर के सरप्लस पे छोड़ा था, 339 बिलियन डॉलर के नुकसान में छोड़ के गए। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, 79% वो बढ़ गया, 56% इनकी प्रोडक्शन गिर गई। इससे तो नहीं करते तो अच्छे थे सर, कहीं वहीं मेंटेन तो रहते, नुकसान में तो नहीं आते ना। ये कैसा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हो गया जिसमें नुकसान हो गया? अभी और बताता हूं, और नुकसान कैसे हुआ, बुरी तरह से जो देश को नुकसान कराया इन्होंने वो बताता हूं। यूपीए के 9 साल के, हाँ, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़ा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरा। अब इसमें क्या हुआ? आप कैपिटल गुड्स जो है बाहर से खरीद रहे थे, जबकि वो आपके देश में बन सकती थी, मशीनें आपके देश में बन सकता था, लेकिन आपने अपने देश से नहीं खरीदी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके देश का जो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन है, जो मशीनरी का, जो इनके कारखाने, ये 1/10वें हिस्से पे आ गए, 10वें हिस्से पे।
जो 1 रुपया था वो 10 पैसा रह गया, जो 10 लाख करोड़ था वो 1 लाख करोड़ रह गया। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि लोग बाहर से लाना शुरू हो गए। सारी फैक्ट्री जितनी मशीनें बाहर से आ रही, हमारे देश में से तो कोई खरीद नहीं रहा। हम बना रहे हैं लेकिन हम अपना नहीं खरीद रहे, हम बाहर से ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सरकार इसमें भी चालबाजी खेल गई। सरकार ने किस तरह से इसी देश को नुकसान पहुंचा, इस देश की सरकार ने, और ऑर्गेनाइज लूट के तहत किया, यह भी बताता हूं। मुझे आज पहली बार ऐसा हो रहा है इस लाइव के अंदर जब मैं लिख कर बैठा हूं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं कि मैं खुद भूल जाऊंगा। मैथमेटिक्स से सारे रिलेटेड हैं और थोड़ा मैथ्स में मैं कमजोर हूं, तो सारा कुछ लिखना पड़ा ताकि आप सबको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊं। 2008 में 9 साल के यूपीए शासनकाल में 20 गुना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट बढ़ा। 20 गुना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंपोर्ट बढ़ा। वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंपोर्ट जो हमारे यहां बनता था वो 20 गुना बढ़ गया और देश में 10 गुना घट गया। तो कहां से आएगा पैसा? पैसा कहां से आए? एक तो बटुए में उधार का पैसा था, ऊपर से मशीनें लगा ली, अपने ही दुकान से काम नहीं किया, तो दुकान तो भट्टा बैठना था, तो भट्टा तो बैठा के गए। $339 बिलियन के नुकसान में दे गए आप चाबी हमारे को। आगे बढ़ते हैं। 2008 में यूपीए सरकार ने किस तरह से, मैंने बताया ना आपको, चाल खेली इसी देश की सरकार ने इस देश के अगेंस्ट में, वो देखिए। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ गया मैंने आपसे बताया ना, अभी बात करते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट ऐसे बढ़ गया कि कस्टम्स ड्यूटी कट कर दी गई, ऑलमोस्ट नील कर दी गई। कस्टम्स ड्यूटी, बाहर से माल लाते हो आप, कस्टम देते हो, उससे हमारी, क्योंकि मैं यहां एक्साइज दे रहा हूं ना सर, अगर मैंने कोई भी चीज बनाई, फर्ज कीजिए मैंने ये रिमोट बनाया, तो इस रिमोट पर मैंने 16% की एक्साइज दी। कस्टम आता है, बाहर से आता है तो कस्टम भी लगता है 16%, 20%, 30%, वो डिपेंड करता है किस पर लगता है। ठीक है, इन्होंने कस्टम्स कम कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया कैपिटल गुड्स इंपोर्ट। बोले नहीं, इससे तो हमारी दुकान चलेगी, सब फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अंबानी के साथ में मिलके और जितने भी इनके सारे वो जीजा जी के दोस्त थे ना, उनके साथ में मिलके उन्होंने समझाएगा तो ऑर्गेनाइज लूट थी, सब मिलके शामिल थे। तो बोले इससे तो बहुत देश को फायदा होगा, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पे पूरा खत्म करने के नौबत पे आ गए। कस्टम्स को खत्म तो कर नहीं सकते थे, तो बहुत नॉमिनल इन्होंने छोड़ दिया। और किस तरह से देश के जो लाल थे, देश के जो कारीगर थे, उनकी गर्दन काटी है, वो बताता हूं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पे, कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी मैं बना रहा हूं, मेरे को एक्साइज ड्यूटी कल तक 10% लग रही थी, आज 20 हो गई, तो क्या होगा? मेरा माल महंगा हो गया भाई, वो तो मैं टैक्स में ही जोड़ूंगा ना, अपनी जेब से तो देने वाला नहीं। और इधर क्या हुआ? एक तो उधार दे रहा है चाइना, 1% इंटरेस्ट पे दे रहा है सालाना पे, और आपने उसको और प्रमोट कर दिया चाइना को। और क्या हुआ कि कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी तो चाइना से माल आना शुरू हो गया। आपको समझ में आया राहुल गांधी जी चाइना के एम्बेसडर से इतना क्यों मिलते हैं? जो सरकार थी उसको लेफ्टिस्ट का भी, सीपीआईएम का समर्थन हासिल था ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में चलती है ना, इस देश को शायद कम्युनिस्ट चला रहे थे उस समय, उनको फायदा हो रहा था, अपने देश के अपने लोगों को नुकसान हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी ऑलमोस्ट नील कर दी, एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट डबल कर दी। यानी यहां के लोगों को मार दो, चाइना से जितना सामान आना। हम और आप तो मूर्ख हैं यार, 20 रुपल्ली की झालर पे चिल्लाते फिर रहे हैं, से नो टू चाइना, चाइना का बैन करो, से नो टू चाइना। ये देखो खेल कर गए बॉस, आपको तो पता भी नहीं लगा। आपके पूरे देश के अंदर आज जितनी फैक्ट्रियां हैं, पता नहीं लगी भी कि नहीं लगी, इसमें भी घोटाला कर गए। अभी वो भी देखते हैं आगे। तो ये लोग इतना लंबा घोटाला कर गए। अब आते हैं, जब इन्होंने कस्टम्स ड्यूटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दी, नील कर दी, तब टैक्स रेवेन्यू में कितना नुकसान हुआ। और इसके अलावा एक स्कीम होती है टैक्स वेवर स्कीम, जो समय समय पर हर साल सारी सरकारें लाती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई नई फैक्ट्री लगाई कहीं, तो मैं उसमें टैक्स वेव कर दूंगा कि आपको 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक यहाँ टैक्स नहीं देना है, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में सामान बनेगा, बाहर से नहीं आएगा। ये तमाम सारी चीजें, बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं जिसके लिए टैक्स वेवर दिया जाता है। यूपीए शासनकाल में इस डेफिसिट, खाली ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये टैक्स वेवर्स हैं, ये टैक्स वेवर्स 22-22.5 लाख करोड़ के थे, और टोटल मिलाकर 30 लाख करोड़ का
एक्सचेकर यानी भारत सरकार के खजाने पर, भारत के खजाने पर 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ भारत को इस पॉलिसी से। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लूट सर। इसको कहते हैं नियम कायदों में की गई लूट, एक नंबर में की गई लूट। आप हाथ डालकर दिखाइए किस पे हाथ डालते हैं। किस पर डालेंगे? रिलायंस पर, टाटा पर, बिरला पर? किस पर डालेंगे? कहेगा साहब आपकी सरकार की पॉलिसी थी, आपकी सरकार की पॉलिसी थी इसीलिए तो मैंने इंपोर्ट किया। मुझे थोड़ी मालूम था आप बाद में पीछे से सीबीआई का लठ लेके आ जाओगे। और आप तो अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सरकार ने बाकायदा सारी चीजें एक नंबर में बिल पास करके करी हैं। तब ये चीज, ये 3 लाख करोड़ का जो नुकसान है, ये कौन भरेगा? मौनी बाबा अपनी जेब से भरेंगे क्या? ये मेरी और आपकी जेब कट गई सर। ये मैंने और आपने जो पैसा दिया था ना, जो टैक्स भर रहे थे हम पागलों की तरह पिछले 2003 से लेके 2013 तक, गर्दन काट दी गई हमारी। हमारे भाइयों की गर्दन काट दी गई जो यहां काम कर रहे थे, यहां फैक्ट्री लगाए हुए थे, बेचारे एहसास में कि वो 2 पैसे कमा लेंगे, उन्हें बर्बाद कर दिया गया। 1 महीने के अंदर, मुझे अभी भी याद है, राजस्थान में सारी कास्टिंग फैक्ट्रीज, कास्ट आयरन की फैक्ट्रीज जो कास्टिंग करती थी, सारी बंद हो गई थी, 2 छोड़ के, पूरे राजस्थान में। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हेडलाइन छपी थी, आज भी याद है मुझे। ये हाल किया इनके कैपिटल गुड्स इंपोर्ट ने। और ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट क्यों कराया गया? ये सारा क्यों कराया गया? ये 30 लाख करोड़ का घोटाला करने के लिए। इस 30 लाख में से सर किस किस को कितना कट मिला है, कोई बताएगा? ये बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अब आगे समझाता हूं आपको, क्योंकि एकदम से मैंने आरोप क्यों लगा दिया। चलिए उस पर चलते हैं। हाँ, अभी इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो 3.6 लाख करोड़ का था, वो इंपोर्ट 23.5 लाख करोड़ का हो गया था इन्हीं के शासनकाल में। कितना? 3.6 करोड़ से 23.5 करोड़, यानी 24, ऑलमोस्ट 10 गुना। ठीक है जी, ये कांग्रेस का शासनकाल है, अर्थशास्त्री की सरकार है, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री। पीछे दमरम साहब भी आजकल नोटबंदी पर उस पर बहुत कुछ बोलते हैं। तो और आजकल कहते हैं ना विकास भी पागल हो गया है। सर पागल तो ये लोग हो गए थे, इसलिए पागल हो गए थे, इतना पैसा था संभालते ही नहीं बन रहा था यार। मेरे पास अगर आप पूरा मेरा कमरा भर दोगे अगर नोटों से, तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। यहां तो सोने की गिन्नियों से भरा हुआ था। 30 लाख करोड़ ये जो देश को नुकसान हुआ, कौन देगा? चलिए, अब मैंने आरोप लगाया इनके ऊपर, तो आरोप क्यों लगाया? सन 2005 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था टैक्स वेवर्स को हम खत्म कर देंगे। देश में टैक्स वेवर्स की जो प्रथा है इसको हम खत्म कर देंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे। ये गरीबों का पैसा है, गरीबों के काम आना चाहिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और ये अमीर लोग टैक्स वेवर्स के नाम पे गरीबों के गले काट रहे हैं। ये स्टेटमेंट था 2005 में। किया क्या? 1 रुपए का भी कट नहीं किया, बल्कि 2006 में ही 2.5 लाख करोड़ के जो टैक्स वेवर्स थे उन्हें बढ़ाकर 5.2 लाख करोड़ कर दिया, 5.2 करोड़, डबल कर दिया। आप तो कह रहे थे खत्म कर देंगे, गरीबों का पैसा है, अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, अंबानी अडानी इन सबको नहीं मिलना चाहिए, टाटा बिरला को नहीं मिलना चाहिए, ये लोग रईस लोग हैं, ये गरीबों का गला काट रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? सर आपकी सरकार, आपने कहा ना, वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनको देखने के बाद ही बोल रहा हूं। तो जब आपने बोला, आपने खुद ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर सर डबल कैसे हो गया? 5.2 लाख करोड़ कैसे हो गया? अभी तो 2008 नहीं आया सर, अभी तो हम 5-6 में ही चल रहे हैं। 2008 में आ जाएं जरा, 7-8 से लेके 13 तक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा ऑर्गेनाइज लूट क्या होती है। ये ब्लैकमेलिंग थी बॉस, ये जो कहा गया था ये ब्लैकमेलिंग थी। सारे कॉर्पोरेट्स को एक ब्लैकमेलिंग की गई कि हम सारे उद्योगपतियों के टैक्स वेवर्स बंद कर रहे हैं। अब जैसे मेरे को कुछ फायदा मिल रहा है, सरकार दे रही है, और अचानक से वो बंद करे तो मैं क्या करूंगा? सब लोग यूनियन बनाएंगे, जो होता है, यूजुअली होता है। सब लोगों ने यूनियन बनाई, मोटा पैसा इकट्ठा किया, दे दिया कि साहब अभी जरा इसको 10 महीने टालो ना, अभी जरा इसको 2 साल टालो ना, इसको ठंडे बस्ते में डालो। इसी बात के पैसे देते ना हम सरकार को, सरकारी लोगों को। तो ये ऑर्गेनाइज लूट थी। धमकी दी गई कि हमको हमारा कट नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारी पूरी दुकानदारी बंद कर देंगे, ये जो तुम लाखों करोड़ में कमा रहे हो ये कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो बाकायदा जो भी डिसीजन हुआ होगा आपस में, वो डिसीजन के इसीलिए तो नहीं इन्होंने उसको टैक्स वेवर्स को खत्म किया, वरना खत्म कर देना चाहिए था। जब आपने कहा था तो आपको खत्म कर देना चाहिए था, क्यों नहीं खत्म किया? यू शुड हैव
stopped it ना. You should have abolished the tax waivers. टैक्स वेविंग हेवन था भारत, इतने टैक्स वेवर्स किए हमने. कैपिटल गुड्स इंपोर्ट का से फिजिकल डेफिसिट 79% बढ़ा. कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ा, अपना पैसा बाहर गया, उधार का पैसा भी बाहर चला गया, तो हुआ क्या? नुकसान हुआ. फायदा तो हुआ नहीं, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं. फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 79% बढ़ गया फिजिकल डेफिसिट, सिर्फ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट की वजह से. और जो कि 407 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया फिजिकल डेफिसिट. 407 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ फिजिकल डेफिसिट में. फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी नुकसान का ही शब्द है, मैं आप लोगों को आसान करने के लिए बार बार नुकसान शब्द उसमें बता रहा हूं. तो 407 बिलियन डॉलर का और नुकसान कर लिया कैपिटल गुड्स इंपोर्ट में. यदि ये टैक्स वेवर नहीं दिए गए होते, यदि ये टैक्स वेवर नहीं दिए गए होते, तो सर सरकार को डेफिसिट तो होता नहीं, उल्टे 339 बिलियन डॉलर्स का फायदा हो जाता. जो 339 बिलियन, सॉरी, उल्टा जो है 182 बिलियन का फायदा हो जाता. 182 बिलियन डॉलर्स का फायदा होना था, जो कि 407 बिलियन डॉलर्स में का नुकसान इन्होंने कर लिया. ठीक है. अब 339 बिलियन डॉलर्स के टोटल नुकसान पे गाड़ी छोड़ के गए थे. टैक्स वेवर का फायदा किसको मिलना चाहिए? कोई टैक्स वेवर हुआ, उसका फायदा किसको मिलना चाहिए? आज जैसे जीएसटी में फायदा हुआ तो किसको मिलना चाहिए? कस्टमर के पास जाना चाहिए. कस्टमर के पास तो कोई फायदा नहीं गया, एक भी फायदा कस्टमर के पास नहीं पहुंचा. इन्होंने अपनी जेब भर ली, कॉर्पोरेट्स ने, सबने अपनी जेब भर ली. एक पैसे का फायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, सबने अपनी जेब भरी. और हुआ क्या कि जो माल, फर्ज कीजिए आप सामान खरीदने जाते हो, सामान महंगा था, इन्होंने कैपिटल गुड्स में टैक्स वेवर्स देखे देखे क्या करा, का सामान सस्ता हो जाएगा. सामान तो सस्ता नहीं हुआ, इन्होंने अपनी जेब भर ली, सामान महंगा ही रहा. महंगा होने से क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गया. पॉकेट में मेरी 100 रुपए थे, 100 रुपए में मैं कम सामान खरीद पाया. कम सामान खरीद पाया तो क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इफेक्ट हो गई, क्योंकि माल तो बिक ही नहीं रहा ना. तो मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? तो देश के अंदर रिसेशन आ गया. समझे आप? एक बार फिर से समझाता हूं. जितना टैक्स एग्जम्पशन इनको मिली थी उसका फायदा इनको कंज्यूमर को देना था, कंज्यूमर को नहीं दिया. 100 रुपए का माल 80 रुपए में करके देना था, नहीं दिया. ठीक है, मेरे पास में 100 रुपए थे, मैं मार्केट में खरीदने गया, मुझे आज भी वो माल 200 रुपए का ही मिल रहा है, तो मैंने आधा ही माल खरीदा. सब कोई भी चीज समझ लीजिए, फर्ज कीजिए मैंने आधा किलो नट बोल्ट खरीदे, 1 किलो नहीं खरीद पाया, 200 रुपए के हैं, जबकि 180 हो जाने थे, तो मैं ज्यादा खरीदता. अब मैंने, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं खरीदा, मेरी पेइंग कैपेसिटी तो उतनी है ना, उसमें ज्यादा माल नहीं खरीद पाया, तो ज्यादा माल खरीद नहीं पाऊंगा तो डिमांड नहीं बनेगी दुकानदार के पास. दुकानदार होलसेलर को नहीं बोलेगा, होलसेलर पीछे फैक्ट्री में नहीं बोलेगा, तो फैक्ट्री बनाएगी क्यों जब डिमांड नहीं आ रही? तो जब फैक्ट्री ने भी नहीं बनाया, इन्फ्लेशन बढ़ा रहा, रुपये की कीमत गिर गई, इन्फ्लेशन में रुपए की कीमत गिर जाएगी ना. 100 रुपए में आधा ही किलो खरीद पाए, जबकि 200 रुपए में आधा ही किलो, 100 रुपए में आधा ही किलो खरीद पाए, जबकि मैं 1 किलो 600 ग्राम ले सकता था. तो रुपए की कीमत गिर गई, रुपए की कीमत गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया. इससे क्या हुआ? कम सामान बिका, कम सामान बिका तो फैक्ट्री ने नहीं बनाया, तो रिसेशन आ गया. जब फैक्ट्री प्रोडक्शन ही नहीं करी, प्रोडक्शन नहीं करेगी तो रिसेशन आएगा ना. माल ही नहीं बिक रहा ना मार्केट में. रिसेशन इज व्हाट? मंदी क्या है? जब माल नहीं बिक रहा. तो ये पूरा रिसेशन आ गया इस 10 साल में. रिसेशन क्यों आया ये भी समझ लीजिए. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब दुनिया को यह मालूम था कि आपकी जेब तो खाली है, ठन ठन गोपाल हो. ऊपर से कैपिटल गुड्स में आपने जो सब्सिडी दी उसका कोई फायदा नहीं मिला. इसके बाद कंज्यूमर पे भी ये नहीं पहुंचा, तो भारत का लोग जो इकोनॉमी को बढ़ा सकते थे वो भी नहीं बढ़ पाया. इसके बाद आप नरेगा जैसी स्कीम ले आए, फूड सिक्योरिटी जैसा बिल ले आए. ये तो पहले से ही सबको मालूम था ना कि बटुए में आपका पैसा नहीं है. तो क्या हुआ? लोगों ने आपके पैसे को डीवैल्यू कर दिया. यार इसका तो भरोसा नहीं है, तो साला उधार की जिंदगी जी रहा है पूरी. अपन कहते हैं ना, अरे इसको पैसे मत देना, उधार की जिंदगी जी रहा, मरवा देगा, इससे पैसा वापस नहीं आने वाला. तो विदेशियों की नजर में आपके रुपए की कीमत गिर गई. तो जो 30 रुपए में $1 आ रहा था वो 68 रुपए का हो गया. समझ में आया कैसे इकोनॉमी का इफेक्ट आया? अपनी जेब भरने के लिए देश को गर्त में डाल दिया, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए देश को गर्त में डाल दिया. लोग जो कहते हैं ना कि मोदी जी के अंबानी, तो बता देता हूं, 9,000 करोड़ की एक पेनल्टी लगाई है, और ऐसी 4-5 पेनल्टी रिलायंस के ऊपर लग चुकी है. कभी गैस नहीं निकालने पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बेहतरीन तरह से पेनल्टी लगती है. और आपने क्या किया? आपने इतने टैक्स वेवर्स दे दिए कि उसका नतीजा हुआ टैक्स वेवर्स के बाद रिसेशन आ गया देश के अंदर. ऐसा तो पहली बार देख रहा हूं. इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं सर,
लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि टैक्स वेवर्स दिए जा रहे हो, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिया जा रहा हो, एक्साइज ड्यूटी कम की, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा रही हो, सब कुछ हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा हो, और उसके बाद में जो है भारत की ऐसी की तैसी हो गई। साहब कागज, देश के अंदर यूज होने वाला कागज तक इंपोर्ट हो रहा था, कपड़ा तक इंपोर्ट हो रहा था, जूते इंपोर्ट हो रहे थे, आज भी जूते इंपोर्ट होते हैं, चाइनीज जूते आप लोग देखते होंगे मार्केट में। तो ये आग कहां से लगी? ये उसी शासनकाल में आग लगी। ये मार्केट जो दिखाया गया लाकर कि देखो ये भारत मार्केट है, आओ मेरे चीनी भाइयों देखो, ये किसने दिखाया? रेनकोट सरकार ने, रेनकोट पीएम ने, जो रेनकोट पहन के नहाए गीले नहीं हुए, रेनकोट पीएम ने किया ये। आज जो हम इतना भुगत रहे हैं, आज वो जो इतने स्टैंडिंग उनकी बन गई इस मार्केट के अंदर, वो इसीलिए बन गई है। तो हाँ, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी देश के अंदर जब 1998 से 2003 तक जब सरकार थी, वाजपेयी सरकार, भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा। जो इंपोर्ट होता है ना, इसको रोकने का एक तरीका होता है। डब्ल्यूटीओ आपने साइन कर दिया, आप किसी को रोक नहीं सकते, कहीं से कहीं तक भी जो है माल जाएगा किसी का भी। अब रोकने का एक तरीका, एक टूल दिया है। टूल क्या है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में जो एनडीए शासनकाल था पहला वाला, उसमें भारत दूसरे नंबर पर आता था, अमेरिका पहले नंबर पे था, और हम दूसरे नंबर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते थे। जो सामान लगता था ना ये गड़बड़ है, इसके रेट कम आ रहा है और हमारे देश को इससे नुकसान होगा, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते थे। लेकिन जब यूपीए शासनकाल आया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी गायब हो गई, टॉप 10 में भी भारत नहीं रहा। अब आप बोलेंगे कि अभी क्या हो गया? मोदी सरकार के आते ही 2017 में आज भारत नंबर 1 है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में। पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं और चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा लगाते हैं। वर्ल्ड कोर्ट में जाते हैं ये लोग लड़ने, वहाँ पे डिसीजंस होते हैं, डब्ल्यूटीओ के अपने कोर्ट्स हैं, वहाँ डिसीजंस होते हैं। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी भी नहीं लगाई, इन्होंने तो उल्टा टैक्स वेवर्स दे दिए। भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी तो तब लगेगी ना जब आप कस्टम पूरा लोगे, इन्होंने तो कस्टम में भी छूट दे दी। तो साहब ये इनका हिसाब रहा। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो 11.5% थी, इनके शासनकाल में गिरते गिरते 4% पे आ गई। आप समझ गए क्यों? पूरी रामायण जो पढ़ी ना, वो पूरी रामायण में ये हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हुआ। तो ये है बॉस, आपने जो देखा अभी तक, जो समझा कि इस प्रकार से इन्होंने कस्टम ड्यूटी कम करके, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करके, दुनिया भर के नाटक नौटंकी करके देश को कितना नुकसान पहुंचाया, देश के व्यापारियों को कितना नुकसान पहुंचाया, ऑलमोस्ट जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है उनको बर्बाद कर दिया। तो ये था इनका कम्युनिकेटिव जो इफेक्ट जो आता है, जो पूरा जो इसका जो जितना इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है वो 30 लाख करोड़ का आता है। इतना देश को नुकसान हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 1.7 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, ये घोटाले क्या जानबूझकर इसलिए किए जा रहे थे ताकि वो जो 30 लाख करोड़ है उससे हम जो है ध्यान हटा रहे, उसके लिए था क्या? छोटे छोटे घोटाले करते रहो, बड़े पे नजर ही नहीं जाए, कोई सोच ही नहीं पाए, इस तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, ये घोटाला इसके लिए था क्या? आप सब भी सोचिए कि किस प्रकार से ये घोटाले हुए। मैं आपको एक छोटा सा और ये दिखाता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने घोटाले जो किए हैं उसका नतीजा क्या हुआ। ये आप सामने देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन है, बड़े स्क्रीन पे लिया है मैंने ताकि आप सबको दिखाई दे सके। ये देखिए, ये कौन सा है? 2006, ये 2004 है जब सरकार छोड़ी। कहाँ है हमारा डेफिसिट? ये देखिए, ये पूरा ऑल टाइम है, ये 2004 और इसके बाद ये यूपीए शासनकाल। ये देखिए डेफिसिट, ये देखिए यूपीए शासनकाल 2010 और ये 2008, और इससे पहले कहाँ है? वो रहा ऊपर। ये डेफिसिट है, नुकसान है जो लगातार यहाँ आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये 2004, ये आपको 2006 दिख रहा है, ये 5 है, ये 4 है। और 2004 में कहाँ है डेफिसिट हमारा? इंडिया बैलेंस ट्रेड कहाँ पहुंच रहा है? बिल्कुल ना के बराबर। और ये देखिए यूपीए शासनकाल, यहाँ से 2000 ये शुरू हुआ 2006 से। पहला यूपीए 1 थोड़ा ठीक था, यूपीए 2 ये देखिए, ये देखिए, ये बार्स देखिए, ये देखिए, ये नुकसान देखिए, ये जबरदस्त नुकसान देखिए। और इसके बाद मोदी सरकार के आने के बाद ये जो है वापस
एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह हमने यूज़ करी, यहाँ से आधे पे पहुंचा दिया। ठीक है, थोड़ा दोबारा आगे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं, सेकंड नंबर पे क्या है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत सरकार की आंकड़े हैं, मेरे घर के बने हुए आंकड़े नहीं है, ये रिपोर्ट्स भी सारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की। ये देखिए, ये ऑल टाइम है, 1968 से देख रहे हैं आप, ट्रेड डेफिसिट कहाँ है, ना के बराबर। ये देखिए 1980 दिख रहा है, 1992 में ट्रेड डेफिसिट कम है, 2004 तक बिल्कुल बहुत कंट्रोल में। और इसके बाद देखिए, ये देखिए यूपीए शासनकाल, ट्रेड डेफिसिट देखिए, ये बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर्स में है साहब, मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की कहानी हो रही है। 2016 ये देखिए, यहाँ सरकार आते ही ये देखिए कहाँ पहुंचाया इसको, बिल्कुल पीछे। तो ये है इनकी कहानी, और ये है साहब इनकी जो कहना चाहिए। आप सब ने देखा, आप सबको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हालांकि मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है, फिर भी मैंने कोशिश करी इसको आसान शब्दों में आप तक समझाने के लिए, आसान शब्दों में, ताकि आप समझ सकें आसानी के साथ में। फिर भी क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जिसको आती है वो बहुत आसानी से समझ सकता है, इसको इकोनॉमिक्स नहीं आती उनको थोड़ी समस्या में समझने में समस्या हो सकती है। मैंने आपको बहुत आसानी से एक दुकान की तरह से समझाने का प्रयास किया। जिस तरह से एक दुकान में एक एम्प्लॉय लूट करता है, उसी प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से लूट करने का ये प्रयास किया और सक्सेसफुल हुए। 30 लाख करोड़ का भारत को नुकसान हुआ, तो 30 लाख करोड़ में इन लोगों के घर कितना गया, कोई ये भी बताए। इसका हिसाब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की इनका 30 लाख करोड़ के घोटाले वाली कहानी। मैं आशा करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, और मैं निवेदन करता हूँ अपने मित्रों से, बीजेपी आईटी सेल से, और जो भी सरकार से रिलेटेड लोग हैं, मेहरबानी करके इसको प्रधानमंत्री तक प्लीज़ पहुँचाइए। उनको भी बताइए कि देश के अंदर किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड लूट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस प्रकार से सरकार ने किया, और किस प्रकार से कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने कुर्सी को कलंकित किया, इस देश के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, इस देश को रिसेशन में डाल दिया। इसलिए इस पर एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए, एक सीबीआई इंक्वायरी इस पर ज़रूर होनी चाहिए। पता चले किस किस के अकाउंट में कितना कितना पैसा गया, और जितने भी ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इन सब ने कितना पैसा दिया है, कितना इन्होंने हवाला के थ्रू दिया है, कितना इन्होंने पैसा अकाउंट्स में दिया है, कितना इन्होंने चंदे के रूप में दिया है, वो भी जरा सबके सामने आना चाहिए। ये थी आज की कहानी मित्रों। ठीक है मित्रों, मैंने आप सबका बहुत 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 समय लिया, आप सबने अपना समय दिया, संडे का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।